गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा पहले आपके सामने कि अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है, वो क्या है? तो सही उत्तर होगा जीतो बाजी खेल के। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, जो अभी 19 फरवरी को शुरू होगा और 9 मार्च तक चलेगा। कहाँ पे होगा? तो पाकिस्तान और यूएई में। एक्चुअली में सारे खेल तो पाकिस्तान में होंगे, मतलब सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, लेकिन भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। तो आप कह सकते हो पाकिस्तान और यूएई में मैचेस होंगे। इस बार ये इसका नवा एडिशन है और अभी इसके लिए ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। नाम है, मतलब उस सॉन्ग का नाम है जीतो बाजी खेल के। इसको गाया किसने है? आतिफ असलम ने गाया है। अच्छा, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें, इसका जो पहला एडिशन है वो 1998 में बांग्लादेश में हुआ था। उसको साउथ अफ्रीका ने जीता था, वेस्ट इंडीज हारा था उस वक्त। अभी जो लास्ट एडिशन इसका हुआ था 2017 में हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स में। उसमें पाकिस्तान विजेता रहा था, भारत हारा था। और अभी हमने कहा नवा एडिशन होगा अब 2025 में पाकिस्तान यूएई में। और अगला जो 10वां एडिशन होगा वो 2029 में होगा, भारत उसको होस्ट करेगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी लेजर हथियार जिसका नाम है हेलियोस, इसका परीक्षण किसने किया? तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो अभी अमेरिकी नौसेना ने हेलियोस नाम का एक लेजर हथियार है, इसका सफल परीक्षण किया है। ये लेजर हथियार ड्रोन को नष्ट करने के काम आएगा, मतलब जो ड्रोन होते हैं उनको ये खत्म कर सकता है। किस कंपनी ने बनाया? तो अमेरिका की एक लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, उसने इसको डेवलप किया है। हेलियोस की फुल फॉर्म भी है हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर सर्वेलांस। तो ये ध्यान रखना, हेलियोस क्या है? एक लेजर हथियार है, लेजर वेपन है। किसका है? अमेरिका का है। आपको याद होगा पिछले साल हमने भी, यानी कि डीआरडीओ ने भी अपना स्वदेशी लेजर हथियार का परीक्षण किया था, उसका नाम था दुर्गा 2। इसी तरह से इजराइल का जो लेजर वेपन है उसका नाम आयरन बीम है। अच्छा, फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस, उसका नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा दिमित्री बाकानोव को। तो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और अभी उन्होंने ही रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस का नया महानिदेशक बनाया है दिमित्री बाकानोव को। बस इतना सा आपको याद रखना है इनका नाम। एक आपको ये ऑप्शन में देखो ओलेग कोनोनेंको भी नाम याद आएगा, ये रशिया के ही अंतरिक्ष यात्री हैं और अभी अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है 1000। और मिखाइल मिशुस्तिन, ये तो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो आंसर होगा 100 गीगावाट। तो अभी हमारे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जो मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी, उनके अनुसार मतलब उन्होंने एक डेटा रिलीज किया है अभी। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2025 तक भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट तक पहुंच गई है। वैसे आपको ये भी याद होना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, 2030 तक हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या अक्षय ऊर्जा का जो लक्ष्य है वो है 500 गीगावाट का। अच्छा, ये गीगावाट मतलब क्या होता है? कई बार आप सुनते होंगे गीगावाट, मेगावाट। तो देखो, मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6, गीगा उससे बड़ा होता है, 10 की पावर 9 होता है। अगर 10 की पावर -9 कर दूंगा तो मैं उसे कहूंगा नैनो, और 10 की पावर -6 कर दूंगा तो उसे माइक्रो कहूंगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया? तो आंसर होगा भोपाल। आपको पता है मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे पहले भीख देना और मांगना ये अपराध घोषित किया गया था, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और अब उसके बाद भोपाल में भी इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। अच्छा, ये बात कहाँ पे लिखी गई है कि भीख मांगना अपराध है? पहले तो ऐसे नहीं था, हम खूब भीख मांगते थे और देते थे, मतलब भीख मांगने वाले भीख मांगते थे और हम देने वाले देते थे। तो अभी आपको याद होगा जो 3 नए कानून आए थे उसमें से एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो उसी की धारा 163 163 में ऐसा कहा गया है कि मांगना और देना क्या भीख यह अपराध है। अपराध है तो क्या सजा मिलेगी? 6 माह तक की जेल हो सकती है, 2500 रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सागर सिंह कालसी को। तो अभी आईपीएस अधिकारी हैं सागर सिंह कालसी, और इन्हीं को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 5 साल का रहेगा। वैसे आप जानते हो हमारे पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। और सचिव सेक्रेटरी की बात करें इस मंत्रालय में कौन है? तो पंकज जैन है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किस देश ने माउंट एवरेस्ट और अन्य 8000 से ऊंचे पहाड़ों पर एकल पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगा दिया? मतलब अकेले नहीं जाओगे आप, तो ऐसा कर दिया नेपाल ने। तो अभी नेपाल सरकार ने माउंट एवरेस्ट समेत जितनी भी 8000 मीटर से ऊंचे जो भी पर्वत है उन पर सोलो क्लाइंबिंग यानी कि एकल पर्वतारोहण पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। तो अब हर 2 पर्वतारोहियों के साथ कम से कम एक गाइड होना आवश्यक है। ऐसा क्यों किया गया? उद्देश्य क्या है? सोलो क्लाइंबर्स के लिए जोखिम को कम करना, उनकी सुरक्षा बढ़ाना, पर्वतारोहण को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना और आवश्यक खतरों को रोकना। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की बात करें, आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं, तिब्बत में इसको क्योमो लांगमा कहते हैं, और इसकी हाइट बात करोगे तो 8848.86 मीटर है। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है? तो आंसर होगा युगांडा में। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने युगांडा में पहली बार इबोला के खिलाफ वैक्सीन ट्रायल शुरू कर दिया है। अगर ये सफल रहता है तो भविष्य में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इबोला वायरस की बात करें तो 1976 में पहली बार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये पाया गया था। इबोला रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया क्योंकि पहला केस वहीं पर रिपोर्ट किया गया था। फ्रूट बैट्स इस वायरस के मुख्य वाहक होते हैं, वेक्टर होते हैं, और इन्फेक्टेड पर्सन के खून से, उसकी लार, पसीने या जो भी उसका बॉडी का फ्लूइड होता है उसके संपर्क में आने से ये फैलता है। अब युगांडा की बात है तो पहले युगांडा आप मैप में देख लो, इसके स्टैटिक देख लेते हैं। जैसे ये रहा मैप में युगांडा, कैपिटल कंपाला हो गया, करेंसी है युगांडन शिलिंग और प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हुई है तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अभी तो काफ़ी न्यूज़ में आपको पता है अमेरिका और अर्जेंटीना इससे बाहर हो गए। बाकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, हेड है तेद्रोस अधानोम। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी है बीकन और यस बैंक, इन्होंने भारतीय अप्रवासियों के लिए अभी इंडिया बिल पे ये कहाँ पर लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका कनाडा। तो अभी यस बैंक ने कनाडा में एनआरआई, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, इनके लिए बीकन कंपनी के साथ मिलकर के इंडिया बिल पे लॉन्च किया है। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे आप कनाडा में होते हुए भी भारत में अपना कोई भी बिल पे कर सकते हो। जैसे कि आप कनाडा में रहते हो, कनाडा में नौकरी करते हो मान लो,
और कनेडियन डॉलर में आपकी सैलरी आती है, आपके घर वाले भारत में रहते हैं, आपके पिताजी ने फ़ोन किया यहाँ से कि बेटा लाइट का बिल आ गया, लाइट का बिल जमा कर देना, तो फिर आप क्या करोगे? आप कनाडा में एक बीकन सुपर ऐप है, उसको डाउनलोड करोगे और उसमें इंडिया बिल पे एक फीचर होगा, उसकी मदद से आप भारत में अपने घर का लाइट का जो बिल होगा या कोई भी बिल है भारत में वो जमा कर सकोगे। मतलब एक तरह से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो रहा है इजीली। मतलब कमा तो आप कनेडियन डॉलर में रहे हो और भारतीय रुपये में बिल सेटलमेंट कर रहे हो भारत में। तो ये वाली सुविधा यहाँ मिल रही है, इंडिया बिल पे। अभी कनाडा में इसको शुरू किया। कौन सा बैंक है याद रखना, यस बैंक इसमें इन्वॉल्व है। कनाडा की बात है, ये रहा मैप में कनाडा। कैपिटल ओटावा होती है, करेंसी है कनेडियन डॉलर। जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, हमने पढ़ लिया। और यूएस और कनाडा के बीच की जो सीमा रेखा है उसको 49 डिग्री पैरेलल कहते हैं। और यूं भी कह सकते हो इन दोनों देशों के बीच की जो सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है। जितनी भी दुनिया में दो देशों के बीच की सीमा रेखाएं हैं उनमें सबसे लंबी यही है। और कनाडा का जो समुद्री तट है, या यूं कहूँ कि किस देश का समुद्री तट, सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा किस देश की है, तो वो कनाडा ही है। जिस तरह से भारत में गुजरात राज्य की है। विनिपेग शहर आपको यहीं पे मिलेगा जहाँ पे गेहूं की सबसे बड़ी मंडी लगती है। मॉन्ट्रियल शहर आपको यहीं पे मिलेगा। मॉन्ट्रियल कनाडा आपने नाम सुना होगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए यहाँ पे सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 में, इसीलिए 16 सितंबर को आप ओजोन डे मनाते हो। मॉन्ट्रियल में आपको किसका हेडक्वार्टर और मिल जाएगा, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल ये कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आंसर होगा 2028 तक। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल के लिए यानी कि 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहा था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की बात करें, इसकी स्थापना 1994 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी 1993 के अधिनियम से, और इसका कार्यकाल 3 साल का था। पर समय समय पर इसकी अवधि को 3-3 साल बढ़ाते रहे और फिर अभी सरकार ने 29 फरवरी 2024 को ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम को समाप्त कर दिया और इसे एक गैर संवैधानिक निकाय में परिवर्तित कर दिया था। यह आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इस आयोग का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। क्या है इस आयोग का मुख्य उद्देश्य, तो देश भर में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक लगाने वाले कानून के प्रावधानों को लागू करना। मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि जैसे कि गटर हो गया, नाले हो गए, उसमें व्यक्ति खुद अंदर जाता है और उसको साफ करता है, तो इस कारण से बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो ये काम मशीनों से किया जाए, मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं की जाए। बाकी ये थी आज की हमारी क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना। सुपर फास्ट रिवीजन एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, अब जा करके आप उसे देख सकते हो। और हो सके तो पेपर और पेन लेकर के बैठना ताकि आप खुद का एनालिसिस कर पाओ, क्योंकि उसका डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते होंगे, वीकली या मंथली कोई भी आपने देखा होगा तो इतनी बार आपने पढ़ लिया तो अब आपका एक फाइनल टेस्ट की तरह उसे लेना और फिर देखना कि आपका स्कोर क्या रहता है। उम्मीद करना कि आप क्वेश्चन गलत ही ना कर पाओ, क्योंकि अभी तो केवल एक ही महीने की बात है और वो ताज़ा अभी आप पढ़ के आए हो। एग्जाम में तो सारे महीने आपको एक साथ पढ़ के जाने हैं और भी सब्जेक्ट एक साथ पढ़ के जाने हैं, और उसमें से भी कोई सा भी कैसा भी प्रश्न आ सकता है। तो उसी तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए, उसी तरह से आपकी सोच होनी चाहिए। बाकी अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दे, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया, हरियाणा फरीदाबाद में। फिर पूछा फोर्ब्स की 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पे। फिर पूछा डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया, आईआईटी हैदराबाद। और डब्ल्यूएचओ ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की, भारत में। और अमेरिका के बाद डब्ल्यूएचओ से अलग होने वाले देश कौन सा बन गया, अर्जेंटीना। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया, पनामा। और आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया, 6.25%।
और भारत के किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया? कर्नाटक। चुनाव आयोग ने कहां पर चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू की? दिल्ली। और जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया? एटर्नल। तो चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अनंत दर्शन शंकर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।